इंडेक्स 109 लेक्चर डे 22 पार्ट 2। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में इन द बुक्स ऑफ बोरोवर। इस लेक्चर में भी इन द बुक्स ऑफ बोरोवर का ही बात करेंगे। एक क्वेश्चन इस लेक्चर में से बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले एग्जाम में नहीं आए, अगर नहीं भी आता है तब भी तुमको कोई हालत में इसको करके जाना है, ठीक है। सर बोले हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग इन द बुक्स ऑफ बोरोवर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी पढ़ेंगे वही। इलस्ट्रेशन नंबर 124 पेज 33.66, ठीक है। अपने कॉपी में है पेज 177 पे, ठीक है। तो कोई भी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ बोरोवर का, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मतलब जो अभी तक चल रहा था उस नॉर्मल जो क्वेश्चन बनता था वैसे, और पार्ट बी में मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग होता था। तो पार्ट ए का पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पहले क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि ये लोन दिया जा रहा है, ये लोन लिया नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ये लोन लिया जा रहा है, दिया जा रहा है नहीं, सॉरी गलती बोलती, ये लोन लिया जा रहा है। तो फिनेंशियल लायबिलिटी है। कब लिया जा रहा है? 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011, ठीक है, याद रखना। इंटरेस्ट रेट का कूपन रेट तुमको दिया हुआ है, इंटरेस्ट का कूपन रेट 11%, ठीक। ये सारा ठीक है, कूपन रेट। अब है रीपेमेंट, देखो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल के नीचे हम मार्क किए हैं, क्यों किए? अरे भाई याद होगा तुमको, जब भी प्रिंसिपल हम लोग पे कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट में, जब इंस्टॉलमेंट तो हम लोग हर साल जाते हैं, हर साल इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, और लास्ट साल हम लोग प्रिंसिपल देते हैं जनरल क्वेश्चन में। लेकिन जहाँ पे लिख दिया जाए कि जो हर साल जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है ना, इंटरेस्ट नहीं, हर साल जब इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इंस्टॉलमेंट मतलब कि प्रिंसिपल भी जा रहा है, तो तुम जो नॉर्मल स्टेप 1 का कैश फ्लो बनाते थे वो नहीं बनेगा, वर्किंग नोट तुमको बनाना पड़ेगा कैश फ्लो का। तो जब कैश फ्लो का वर्किंग नोट बनाओगे तब तुमको असली कैश फ्लो पता चलेगा, तब तुम स्टेप 1 बना सकते हो। तो यहाँ पे तुमको पहले रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है, इसलिए अब तुमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैश फ्लो का, ठीक। इंटरेस्ट एनुअली अक्रूवल बेसिस पे होगा, तो मतलब यही है कि प्रिंसिपल अलग और इंटरेस्ट अलग, दोनों को मिला के इंस्टॉलमेंट जाएगा, ठीक। अप फ्रंट प्रोसेसिंग फी, ये है तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR तुम्हारा 11.5%, कूपन रेट 11%, EIR 11.5। क्यों है? इसीलिए EIR 11.5 कैसे हो गया? ये तुमको ही पता है भाई। EIR क्या होता है? कूपन प्लस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस सब को तुम ऐड कर दोगे तो EIR बनता है। तो कूपन 11% है, डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ था, इसकी वजह से EIR डिफरेंट आ गया। ये बात इसलिए तुमको बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में रेलिवेंट है, इसलिए ये बात तुमको बता रहे हैं फिर से, ठीक है। हो गया। उसके नीचे लिखा है 31 दिसंबर 2012, 1 जनवरी 11 को लिया था, 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 1 साल, और 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 2 साल। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 2012 को कंपनी बोल रही है बैंक को जिसे लोन ली थी कि भाई हम तुमको सिर्फ इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अप्रोच बैंक साइटिंग लिक्विडिटी इशू, ठीक है। तो बोल रहा है कि रीनेगोशिएट करना है हमको टर्म्स। तो जब रीनेगोशिएट करोगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ लोन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ई लाइन से मतलब है तुम्हारा पैराग्राफ से कि मॉडिफिकेशन हो रहा है। नीचे तो कोई नोट में लिखा हुआ है, बिफोर अप्रोचिंग बैंक व्हील लिमिटेड मेड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 31 दिसंबर 12। 31 दिसंबर 12 को वो इंटरेस्ट का पेमेंट दे दिया। जाना तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल साथ जाना था ना, ऊपर तो लिखा हुआ था, सिर्फ इंटरेस्ट का दिया। इसका कहने का मतलब कि प्रिंसिपल नहीं दिया, ठीक है। 31 दिसंबर 12 को दूसरा साल वो सिर्फ इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, ठीक है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पार्ट ए बनाएंगे जो नॉर्मल अकाउंटिंग है। स्टेप 1 में देखो कैश फ्लो बनाने गए तो देखो पेंसिल से लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल नॉट पेड, इसलिए इंस्टॉलमेंट में जाएगा, वहाँ ब्लू पेन से लिखा है WN, वर्किंग नोट। आगे तुम वर्किंग नोट देखोगे तो जब भी हम लोग कैश फ्लो का वर्किंग नोट बनाते हैं तो जब उसका टेबल बनता है वो LT नहीं होता है, वो नॉर्मल टेबल होता है। तो हम लोग ओपनिंग का पहला वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं लेते हैं, फेस वैल्यू लेते हैं। तो फेस वैल्यू क्या है? 50 करोड़, 50 करोड़। इंटरेस्ट का EIR नहीं लेंगे, कूपन रेट लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा नॉर्मल टेबल चल रहा है ना, LT नहीं चल रहा है, ये तो तुमको पता ही है। तो कूपन रेट 11% है। इंटरेस्ट का रीपेमेंट देखो क्या क्या, इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं, रीपेमेंट किसका किसका कर रहा है? देखो इंटरेस्ट का भी कर रहा है, प्रिंसिपल का भी कर रहा है। इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट हो कैसे आएगा? अरे जो ओपनिंग जो तुम्हारा बैलेंस होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, उसका उसी ऊपर लगता है। 50 करोड़ है तो 50 करोड़ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 11%, 5.5 करोड़ रुपया। 40 करोड़ का 4 करोड़ 44 लाख रुपया, ऐसे। और ऐसे करके इंटरेस्ट 5.5 करोड़ ऐसे से जा रहा है, और प्रिंसिपल 10 करोड़ जा रहा है। 10 करोड़ कैसे आया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। टोटल प्रिंसिपल कितना का? 50 करोड़ का।
और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, तो 10 करोड़ ना हुआ। देखो पेंसिल से लिखे हैं 50 करोड़ इन 5 इंस्टॉलमेंट, तो 10-10 करोड़ गया, क्लोजिंग बैलेंस निकल गया तुम्हारा। अभी तुमको एक और बात हम बताना चाहते हैं, बहुत लेमन चीज़ है लेकिन समझा देते हैं अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो। जब ये नोट बनाए हो तो देखो लिखा है ईयर एंड 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 11 को ओपनिंग बैलेंस 50 करोड़ है। ये मत बोलना कि 31 दिसंबर 11 को ओपनिंग बैलेंस ये है, 31 दिसंबर 11 को जो बैलेंस है वो क्लोजिंग है 40 करोड़। 50 करोड़ तो एक जनवरी 11 को रहा होगा, ये वैसे दिखा रहा है। इसको अच्छा समझने के लिए दूसरा देखो, 31 दिसंबर 12 को ओपनिंग बैलेंस 40 करोड़ है नहीं ना, ये तो 1 जनवरी 12 को रहा होगा ना, इसीलिए ईयर एंड लिखा हुआ। ईयर एंड पे ये बात है, ये जो पूरा लाइन जाता है ओपनिंग इंटरेस्ट ये सब, ये पूरा 1 साल का दिखाया जा रहा है, समझे। ये जो क्लोजिंग हिसाब से पहले क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था तुम्हारा, उसके बाद लास्ट में ओपनिंग, तो दिखता समझ में आता, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही चलता है। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि 31 दिसंबर 11 को ओपनिंग बैलेंस है। जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो 1 साल के बाद ओपनिंग, जैसे कि हम इसी बात पे कंफ्यूज हो गए थे, लिखिए 31 दिसंबर 11 ईयर एंड, और ओपनिंग में हम लिख रहे हैं 50 करोड़। हमने एक जनवरी 11 को दिया था लोन, उस दिन 50 करोड़ था, 31 दिसंबर को 50 करोड़ कैसे हो जाएगा? 31 दिसंबर को 50 करोड़ नहीं, 31 दिसंबर को तो 40 करोड़ है, देखो क्लोजिंग में दिया हुआ है, समझे। ठीक है, तो तुम ये वर्किंग नोट क्यों बनाया? वर्किंग नोट इसलिए बनाया कि कैश फ्लो तुमको नहीं दिया हुआ था, कैश फ्लो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के दिया होता है, तो तुम वर्किंग नोट बना दिया। वर्किंग नोट बनाया तो देखो 100 कैश फ्लो तुम्हारा आ गया, पहला साल 15.5 करोड़ जा रहा है, कैसे 10 करोड़ प्लस 5.5 करोड़, ठीक, कैश फ्लो बन गया। अब नॉर्मल अकाउंटिंग का स्टेप 2 क्या होता है, क्या बोले थे, पार्ट ए का 4 या 5 स्टेप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, लेकिन पार्ट बी का सिर्फ 4 स्टेप होता है, ठीक। तो पार्ट ए का दूसरा स्टेप होता है फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन। फेयर वैल्यू में क्या है, यहाँ पे ना तुम्हारा लेवल 1 इनपुट का बात है, कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन नहीं है ना CFI है, तो इसमें अज्यूम करेंगे, अज्यूम करते हैं। तो फेयर वैल्यू क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डे वन कॉस्ट कितना है हमारा 494129,904। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा था उसी दिन ना, तो जो कट उठ के आता है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है तो कैपिटलाइज हो जाता है, तो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू तो उतना ही बचता है, तो उतना तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेप 3 तुम्हारा EIR है, क्योंकि यहाँ पे तुम प्री एग्जिस्टिंग कुछ डिरेक्शन था नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिफर किया नहीं फेयर वैल्यू से, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो स्टेप 3 तुम्हारा EIR, वो तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। स्टेप 4 में LAT बना दो। LAT कब तक का बनता है, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन चल रहा है ना भाई, तो LAT तब तक का बनाओ जब पार्ट ए चल रहा है, तो पार्ट ए का जो LAT होगा तब तक होगा जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तक होता है। तो 31 इसमें तुमको पता है ओपनिंग फेयर वैल्यू होता है और इंटरेस्ट एट द रेट EIR, क्योंकि ये सब LAT है। अब LAT का तुम बना दिए हो, ये टेबल बनाए हो, तो देखो 31 दिसंबर 12 को रीपेमेंट कितना कर रहे हो तुम, ये जो रीपेमेंट का कॉलम है कहाँ से आया है, कैश फ्लो से आया है। देखो पहला ऊपर देखोगे 100 कैश फ्लो में लिखा हुआ है, पहला साल 15.5 CR, दूसरा साल 14.4 CR। तो स्टेप 4 का जब तुम रीपेमेंट बना रहे हो तो पहला साल देखो 15.5 करोड़, यही तो कैश फ्लो, यही तो बनाए हो तुम। स्टेप 2 में जब वही स्टेप 4 का नीचे देखो 31 दिसंबर 12 का, उसमें 14.4 करोड़ खत्म, उसको काटे हुए हैं। कैश फ्लो 14.4 CR का है, लेकिन उसको काट के हम 4.4 CR क्यों लिखे? अरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट दे रहा था उस दिन, सेकेंड जब 31 दिसंबर 12 को सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल तो 10 करोड़ था ना इसमें। जब तुम देखो कि वर्किंग नोट 31 दिसंबर 12 का ऊपर वाला स्टेप 1 का ही, तो उसमें क्या दिया हुआ है तुमको 4 करोड़ 40 लाख प्लस 10 करोड़, तब ना 14 करोड़ 40 लाख हुआ, लेकिन 10 करोड़ तो तुम दे नहीं रहा है, तो कितना तुम दिया, सिर्फ 4 करोड़ 40 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 3974 89,650, यह क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा, ठीक है। यह क्लोजिंग बैलेंस है जब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट किया तुम दूसरा साल। अभी भी प्रिंसिपल बाई आउटस्टैंडिंग है। प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है, अभी तो तुम सिर्फ पहला साल 10 करोड़ दिए, जिसमें 15.5 करोड़ रिपेमेंट किया, उसमें 10 करोड़ तुम्हारा प्रिंसिपल है, 5.5 करोड़ तुम्हारा इंटरेस्ट है, 50 करोड़ टोटल प्रिंसिपल था, जिसमें से 10 करोड़ तुम पहला बार में दिया, दूसरा बार देवे नहीं किया, तो अभी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है 40 करोड़। ये बात क्यों बोले हैं, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक। पार्ट ए का 4 स्टेप कर दिए, और पार्ट बी में चलते। पार्ट बी का पहला स्टेप क्या होता है, मॉडिफिकेशन का है। पहला स्टेप चेक करेंगे कि क्या उसको कहते हैं, सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल है। इसको चेक करने के लिए 3 को चीज़ निकालना होता है। पहला, कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, वो तुम्हारा दिया हुआ है 3974 समथिंग, ठीक है, वो मिल गया तुमको। दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एट द रेट ऑफ ओल्ड EIR। एग्जाम्पल था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो जब गर्लफ्रेंड चेक ही कर रही है तो उस टाइम एग्रेसिव नहीं होती, उसमें मार्केट कंडीशन सेम होता है, तो ओल्ड EIR। तो PV ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो आगे आने वाला है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के बाद जो कैश फ्लो आना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट द रेट ऑफ ओल्ड EIR, ठीक।
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 3 चीज़ निकालना होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुमको दिया हुआ है वो समथिंग तुम्हारा इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है, और अभी तो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुम्हारा 58,70,000। अबे भाई वो जब तुम इशू किए थे एफएल, जब लोन लिए थे तब का है, अभी जब मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? देख लो क्वेश्चन में, नहीं है कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, अब तुम अथी करने बैठा, क्या उसको कहते हैं, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कैरिंग वैल्यू तो तुमको मिल गया, ट्रांजैक्शन 0 मिल गया, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट OLDI, इसमें तुमको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट OLDI 3 चीज़ निकालना है। एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तुमको 2 चीज़ निकालना है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तुमको एक EIR रेट चाहिए, दूसरा फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए। ओल्ड EIR तुम्हारे पास है, वो ओल्ड EIR कितना परसेंट है तुम्हारा, 11.5%, वो तुम्हारे पास है। एक चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, फ्यूचर कैश फ्लोज। कैसे नहीं है, बुक में तो क्वेश्चन में तो होगा ना फ्यूचर कैश फ्लोज। देखते हैं, रुको क्या है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का। नया जो मॉडिफिकेशन का क्राइटेरिया है, इंटरेस्ट रेट हो गया 15%, पहले 11% था, 15% हो गया। अब हम लोग जो प्रिंसिपल, जब अभी तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब साथ दे रहे थे, अभी भी हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब साथ में देंगे। क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2012 को मॉडिफिकेशन किया, तो अगला इंस्टॉलमेंट तो 31 दिसंबर 2013 को देगा। उसमें क्या बोला है कि जो भी आउटस्टैंडिंग हमारा प्रिंसिपल है उसको हम लोग 10 आती इंस्टॉलमेंट में देंगे। इससे पहले क्या लिखा था, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और बोला है रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो क्या क्या चेंज हुआ, एक तो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ 11% से 15%, अब प्रिंसिपल का टेन्योर चेंज हो गया जिसमें पेमेंट कर रहे थे, पहले 5 साल में कर रहे थे और 10 साल में कर रहे थे। अब इससे पहले एक चीज़ बोले थे जब LAT बनाए थे, क्या कि 50 करोड़ का था हमारा प्रिंसिपल, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग दे दिए थे, तो 40 करोड़ आउटस्टैंडिंग था। यहाँ क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, एक 10 करोड़ दे चुके तो बाकी आप 40 करोड़ ही दे देंगे। देखो ऊपर 40 करोड़ लिखे हुए ब्लू पेन से, 40 करोड़ को अब 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल होगा, 4 करोड़। पेज 179 पर जो तो टेबल दिया हुआ है फ्यूचर कैश फ्लो इसका निकालने के लिए, फ्यूचर कैश फ्लो तो तुमको एक एक इंटरेस्ट करके दिए होते हुआ नहीं है, यहाँ पे तो तुमको फिर से बोल रहा है कि प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में गया हुआ है, और जहाँ भी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो तुमको कैश फ्लो बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट। तो 179 में पहले तुमको वर्किंग नोट बनाना होगा कैश फ्लो का इंस्टॉलमेंट अति बनाया तुम। देखो 4 करोड़ सब में क्या है प्रिंसिपल, 40 डिवाइडेड बाई 10 इंस्टॉलमेंट किए हुए हैं 4 करोड़। और इंटरेस्ट तुमको जब टेबल बना रहे थे तुमको एक और यही बात बोले थे कि इंटरेस्ट हम लोग किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं, ओपनिंग वैल्यू पे निकालते हैं। यहाँ ओपनिंग वैल्यू क्या होगा, जो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 40 करोड़, हमारा 3974 नहीं होगा। हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं ना भाई, जो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, प्रिंसिपल। तो देखो 40 करोड़ हमारा प्रिंसिपल है, और इसका फेस वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो का वर्किंग नोट बना रहे हैं, याद करो। तो ऐसे करके तुम बना दोगे, आ गया तुम्हारा। और तुम्हारे पास कैश फ्लो, तो बोले थे कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ओल्ड EIR निकालने के लिए तुमको 2 चीज़ चाहिए, एक ओल्ड EIR, एक फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज तुम बना दिया, 6 करोड़ प्लस 4 करोड़, 5.4 करोड़ प्लस 4 करोड़, ये फ्यूचर कैश फ्लोज। ओल्ड EIR तुम्हारे पास 11.5% है। अब तुम जब उसका कैलकुलेशन करोगे पेज 180 पे, तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ओल्ड EIR आ जाएगा 45 करोड़ 15,22,791 आ गया तुम्हारा। कैरिंग तुमको अब चेक करने के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है, कैरिंग वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैरिंग वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो सब को जब तुम किए तो 13.59% आया। 13.59 अगर 10, ये तो 10% से ज़्यादा है तो सब्सटैंशियल हो गया। जब भी सब्सटैंशियल हुआ मतलब कि वो दूसरा लड़की को किस किया था, किस करे तो अब ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप मतलब डी रिकग्नाइज करके रिकग्नाइज करना होगा। तो स्टेप 2 में क्या किया, डी रिकग्निशन किया हम लोग। डी रिकग्नाइज मतलब बुक से निकालते हैं किस पे, कैरिंग वैल्यू पे। तो देखो ओल्ड FL किस पे जा रहा है, कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है 3974 एग्जैक्ट। नया फिनेंशियल जो फिर उस पर नया रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्नाइज किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पर ढूंढने के लिए तुमको क्या करना होगा, अब फिर से कैलकुलेशन करना होगा। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हम लोग फिर से रिकॉग्नाइज करते हैं नया FL को तो उसको फेयर वैल्यू पे डालते हैं। तो फेयर वैल्यू कैसे आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट न्यू EIR। ब्रेकअप हो चुका है तो अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो नया कंडीशन से निकलेगा। ब्रेकअप से पहले जब वो चेक कर रही थी तो पुराना कंडीशन ओल्ड EIR से। जब हम लोग चेकिंग स्टेप 1 में थे तो ओल्ड EIR यूज़ करते थे प्रेजेंट वैल्यू का। अब हम लोग कर रहे हैं नया, ब्रेकअप हो चुका है, अब फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो उसका मेथड क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट न्यू EIR। पूरा क्वेश्चन में तुमको सिर्फ 2 ही रेट दिया, 3 रेट दिया हुआ है। एक कूपन रेट 11%, दूसरा कूपन रेट 15%, एक EIR 11.5। 11.5 पुराना है, ओल्ड EIR रेट है जब ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो नया EIR अब कहाँ से लाए,
एक चीज़ तुमको स्टार्टिंग बोले थे कि हम उस टाइम उसी टाइम तुमको बोले कि काम के लिए बोले क्या, EIR का फॉर्म, EIR किससे बना होता है, कूपन, डिस्काउंट, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन, राइट। यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहाँ जीरो था जब मॉडिफिकेशन की हो, ना डिस्काउंट हो रहा ना प्रीमियम, लेकिन कूपन रेट है। तो वहाँ पे भी जब हम लोग EIR के बारे में जब लिखे थे तो वहाँ पे एक और चीज़ नीचे पेन से लिखे थे कि जहाँ पे भी ये 3 चीज़ नहीं होगा, डिस्काउंट, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन, तो EIR कूपन रेट ही होगा। तो यहाँ पे देखो EIR कूपन रेट हो जाता है, तो अभी कूपन रेट क्या था 15%, तो EIR तुम्हारा 15% हो जाता है। देखो सर रेड पेन से लिखा है पेज 181 पे, व्हेन कूपन इज इक्वल टू EIR देन फेस वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। अच्छा ये दूसरा चीज़ है क्या, ये तो तुमको बता दिया कि EIR 15% कैसे आया, वो तुम्हारा पेज 180 पे दिया हुआ है। वी नो EIR इज इक्वल टू दिस इन मॉडिफिकेशन वी जस्ट हैव कूपन एंड नो डिस्काउंट दिस, इसलिए न्यू EIR भी 15%, तो न्यू EIR 15% निकल गया, ठीक। तो अब से ट्रिक दी है कि तुमको तुम्हारे पास न्यू EIR आ गया है, तुम्हारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज है जो अलग अलग है, तुम अभी निकाला है बहुत सारा अलग अलग, इसीलिए क्योंकि हम लोग पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर और एन्युटी फैक्टर से निकाल के दे देते, क्योंकि एक ही हर साल एक इंटरेस्ट अमाउंट जाता था, प्रिंसिपल 5वें साल या लास्ट साल जाता था, तो एन्युटी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो तो डिफरेंट है, तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो सर बोले ट्रिक दिए कि देखो भाई, सर पेज 181 पे ट्रिक दिए कि जब भी कूपन रेट और EIR सेम हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में 15%, जैसे कि जहाँ पे ना डिस्काउंट, ना प्रीमियम, ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ, तो जब EIR और कूपन सेम है तो फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों सेम होगा। तो फेस वैल्यू क्या था 40 करोड़, तो तुम्हारा फेयर वैल्यू भी 40 करोड़। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट न्यू EIR कितना आ गया 40 करोड़। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट न्यू EIR क्या है, वो फेयर वैल्यू है तुम्हारा, कब जब यूज आया, स्टेप 2 में जब डी रिकग्नाइज और रिकग्नाइज करोगे, तो डी रिकग्नाइज कैरिंग वैल्यू पे, रिकग्नाइज फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू तुम 40 करोड़। तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या है, P&L में बैलेंस फिगर चला जाएगा। तुमको हर बार पता है कि जो भी डिफरेंस होता है वो P&L में जाता है, डाल दिया, ठीक। अब स्टेप 3 में आते हैं, पार्ट बी का स्टेप 1 हो गया, चेक कर लिए, चेक किए सब्सटेंशियल आया तो स्टेप 2 में हम लोग उसको डी रिकग्नाइज किए। स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होता ही है हर क्वेश्चन में, तो इसमें भी स्टेप 3 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेकिन जब भी सब्सटेंशियल होता है दो ही जगह पूरा इंडेक्स 109 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग PL क्या बोलते हैं, PL में ना क्या उसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करके PL में बेचते हैं, दो जगह। पहला FVTPL का जब FVTPL का काउंटिंग कर रहे हैं तब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को PL में बेचते हैं। दूसरा जब सब्सटेंशियल होता है हमारा FL ये जब हमारा मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल होता है तब हम लोग इसको क्या उसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को PL में भेजते हैं, ना कि उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप 3 देखो एडजस्टमेंट काटा हुआ है रेड पेन से, ट्रांसफर कर रहे हैं PL में, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। स्टेप 4 में LAT बना दो, वो तुम्हारा जो ओपनिंग में रिवाइज फेयर वैल्यू आएगा, तुमको हर बार यही बोले कि जो सबसे लेटेस्ट फेयर वैल्यू है वो आएगा, तो लेटेस्ट फेयर वैल्यू कितना है 40 करोड़ डाल दो, और इंटरेस्ट एट द रेट EIR आएगा, लेटेस्ट EIR यहाँ पे 15%, वैसे करके बना दो। उसके बाद फिर आगे जर्नल एंट्री तुम्हारा कितना नॉर्मल है, LAT की देखते जाओ पहले का, अब मतलब जितना बात हुआ है सबका तुम जर्नल एंट्री बना दो। डे 1 जब तुम फाइनेंशियल लायबिलिटी ले रहे हो तो फाइनेंस देखो हम काट दिए, हम गलती कर दिए थे, तो आगे जाके पेज पे देखो 182 के नीचे वाले पे 1 जनवरी 11 का बैंक अकाउंट डेबिट टू FL, पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू FL 50 लाख, भूल जाओ कि उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है फेयर वैल्यू पे, वो अपने आप हो जाएगा। कैसे, जब दूसरा एंट्री देंगे, नीचे देखो FL अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम कैपिटलाइज कर रहा है FL में, तो कर दिया, तो अपने आप जब तुम रिवाइज करोगे तो देखो नीचे लिखा है देयरफॉर रिवाइज्ड FL कितना पे रिकग्नाइज हो गया, वो अपने आप रिकग्नाइज फेयर वैल्यू पे हो गया, ठीक है। जब इसको रिकग्नाइज कर दिए तो तुम आगे क्या करना होगा, आगे का तुमको इंटरेस्ट बुक करना होगा, उसके बाद FL का जो पेमेंट होगा, इंटरेस्ट बुक होगा EIR पे और पेमेंट होगा कूपन रेट पे, तो ऐसे करते करते चले जाओ। उसके बाद 31 दिसंबर 12 जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन का एंट्री मार दो कि जब डी रिकग्नाइज कर रहे हो, और आगे करके हो गया। तो यही था तुम्हारा लेक्चर नंबर 22 पार्ट 2, ठीक है, सब कुछ हो गया, बाय बाय।